बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हार्ट में रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम्स के बारे में। जैसा कि हम सिंपल एक कंसेप्ट जानते हैं कि मान लो कोई बैग में जितना पानी डालोगे तो बैग को जितना कॉन्ट्रैक्ट करोगे, यदि बैग रबर का बना हो तो उस बैग को जितना कॉन्ट्रैक्शन करो, कितना दबाओगे, उतना ही पानी बाहर निकलेगा, जितना पानी हम उसमें डालते हैं। तो जनरली कंसेप्ट है कि ब्लड डायस्टोल के वक्त में, जब हार्ट रिलैक्स होता है, उस वक्त जितना ब्लड हम वेंट्रिकल्स में डालते हैं तो उतना ही ब्लड नेक्स्ट सिस्टोल या कहें कि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में उतना ही ब्लड हार्ट से बाहर की तरफ निकलता है। तो हम यदि बात करें जनरल में रेस्ट पोजीशन पे, जब आप रेस्ट हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो स्ट्रोक वॉल्यूम 50 से 60% होता है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का, और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 40 से 50% इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का। इन सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कि वेंट्रिकल्स में जो बाकी कॉन्ट्रैक्शंस के बाद जो ब्लड बचा होता है उसे इन सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। तो इसे हम एक कैलकुलेशन से समझते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130 ml। तो यदि हम कैलकुलेशन करें कि 70% जो है वो कितना है, तो हम कैलकुलेशन में देखेंगे कि 70%, ये जो 70% है वो 130 का कितना परसेंट आएगा, तो लगभग आएगा 53.84%, मतलब 54% के पास में, 54% के पास में। 60 ml जिसे हमने कहा इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, वो कितना परसेंट होगा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का, तो देखेंगे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम 130 ml है, 130 ml होगा, लगभग 60 ml जो है वो 130 ml का लगभग 46.15% आता है। तो हम देखते हैं कि 40 से 50% के बीच में 46% है भी, और यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम 50 से 60% है, वो लगभग 54% आता है। तो ये हम एक रेगुलेशन निकालेंगे। अब देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम का रेगुलेशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड्स करता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स बताए गए हैं जिसपे कि स्ट्रोक वॉल्यूम का रेगुलेशन कंट्रोल होता है। पहले होता है प्रीलोड, दूसरा है फैक्टर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और तीसरा है आफ्टर लोड। इन तीनों फैक्टर्स में सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीलोड के बारे में। प्रीलोड को कहते हैं डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमने दिखाया है कि जितना हार्ट स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच कहने का मतलब हम समझिए कि यदि धनुष और बाण को हम यदि कंपेरिजन करें, तो धनुष पर बाण जितना चढ़ाते हैं और धनुष का धागे को जितना पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, छोड़ते हैं, तो बाण उतनी ही दूरी पर जाके गिरता है। जितना ड्रग हार्ट स्ट्रेच होता है, डिग्री ऑफ स्ट्रेच जितना पावर स्ट्रेचिंग होता है, उतना ही ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही ब्लड को बाहर तरफ निकाले, कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होगा। दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, इस बात करते हैं मायोकार्डियम मसल्स की। मायोकार्डियम मसल्स जितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जितने तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उतना ही ब्लड जो है बाहर निकलेगा, यदि उसमें ब्लड पहले से है अच्छे काल। और आफ्टर लोड, आफ्टर लोड कहते हैं कि वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल के यदि वो एरोटिक एरोटा या फिर पल्मोनरी ट्रंक्स में जाता है, तो अगेंस्ट फोर्स, मतलब कि बाहर निकलने से जो फोर्स उसे रोकता है, उसे आफ्टर लोड कहते हैं। तो आफ्टर लोड जैसे समझिए कि आर्टेरियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, और आर्टेरियल प्रेशर मतलब एरोटा या पल्मोनरी में प्रेशर ज्यादा होगा तो आफ्टर लोड भी ज्यादा होगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में रिस्पेक्टिवली, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है एरोटा में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है पल्मोनरी ट्रंक्स में। तो ये पल्मोनरी प्रेशर मतलब पल्मोनरी ट्रंक्स का प्रेशर या एरोटिक का प्रेशर ज्यादा होगा, तो आफ्टर लोड भी ज्यादा माना जाएगा। मतलब वो फोर्स जो कि ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर निकलने से रोकता है, उसे आफ्टर लोड कहते हैं। तो प्रीलोड अब पढ़ते हैं। प्रीलोड जिसे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग भी कहा गया है। ग्रेटर प्रीलोड मतलब ग्रेटर स्ट्रेच होगा कार्डियक मसल्स में, तो उतना ही ज्यादा से कॉन्ट्रैक्शंस भी होता है।
तो इसमें फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के अनुसार हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बताता है ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ये प्रीलोड को दर्शाने के लिए एक रिलेशनशिप है। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हॉट प्रीलोड को दर्शाता है, जिसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ईडीवी इन डायस्टोलिक वॉल्यूम और सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम्स और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ कितना है, इन सभी का रिलेशन फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साथ में मिलकर ये लॉ ऑफ हार्ट दिया था। ये प्रीलोड को दिखाने वाला लॉ है, एमसीक्यू में बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल्स डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल। बिल्कुल वही बात है कि जितना हमने ब्लड डायस्टोल के एंड होने के वक्त में जितना वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है उतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड जो है इजेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद। और यदि हम बात करें इक्वलाइज करते हैं तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में दोनों में सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है सिस्टेमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन जाता है। सिस्टेमेटिक और पल्मोनरी को हमने समझा था कि हमने बात की थी वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है और ये ब्लड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में होते हुए वापस जो है राइट एट्रियम में जाता है। तो राइट एट्रियम के पहले और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कहा जाता है, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, पल्मोनरी जिसे हम लंग्स कहते हैं वहां से जाता है और फिर वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो इसके बीच की जो दूरी थी उसे हमने कहा था पल्मोनरी सर्कुलेशंस। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को इजेक्ट करना रहता है। सपोज करो कि कभी हमने सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में ज्यादा ब्लड को इजेक्ट कर दिया है, तो ये ब्लड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन से ज्यादा गया है, एरोटा में जाएगा और फिर ये प्रीलोड में अमाउंट भी ज्यादा आएगा, तो वेंट्रिकल्स फिर इसको हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके इसको मेंटेन करता है। इससे ज्यादा आएगा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ब्लड को ज्यादा इजेक्ट करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी ज्यादा तरीके से इजेक्ट करेगा ताकि फिर से बैलेंस बन जाए। प्रीलोड को दो फैक्टर जो है, प्रीलोड में बात करेंगे दो फैक्टर जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। पहला ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना है, कितने लंबे समय तक डायस्टोल होता है, कितने लंबे समय तक वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होता है। ज्यादातर में समय मिलेगा रिलैक्सेशन का तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है उसमें जाएगा। और दूसरा है वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न कहते हैं कि राइट वेंट्रिकल्स में कितने अमाउंट ऑफ ब्लड वापस आता है राइट वेंट्रिकल्स में। हम देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड का अमाउंट कितना ज्यादा आता है, इसे हम कहते हैं वेनस रिटर्न। वेनस में मतलब कहेंगे कि यहाँ से राइट में वेंट्रिकल्स में राइट एट्रियम से आता है और राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, सुपेरियर इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से ब्लड वापस आता है। तो ये वेनस रिटर्न होता है राइट से, फिर राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में। तो वेनस रिटर्न ऑफ द ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड का अमाउंट कितना है वो। हार्ट रेट की बात करते हैं और ईडीपी पे इसका क्या प्रभाव है। ईडीपी मतलब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम में, जब हम हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे तो डायस्टोल होने के लिए, हार्ट को रिलैक्स होने के लिए कम समय मिलता है और जब समय कम मिलेगा तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, हार्ट में कम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है डायस्टोल के बाद बचेगा। तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें भी चूंकि कम अमाउंट ऑफ ब्लड है, पूरी तरह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, इनएडिक्वेट फीलिंग ही होता है, तभी वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये हार्ट रेट इंक्रीज होने के कारण होता है। जैसे हम बात करें कि हार्ट रेट यदि 160 बीट्स पर मिनट हो गया, जनरली हार्ट रेट कितना होता है 75 मान के चले या 72 किसी बुक्स में दिखाया गया है। हार्ट रेट 150 बीट्स पर मिनट चला गया है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम समय लगता है, फीलिंग होने का टाइम बहुत कम हो गया है, हार्ट रेट बहुत तेजी से धड़क रहा है। ईडीपी इन डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाएगा और प्रीलोड भी बहुत कम हो जाएगा। उसके अलावा यदि देखें कि हार्ट रेट यदि स्लो हो गया है, रेस्टिंग हार्ट स्लो हो गया है, तो लार्जर रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम मिलेगा, ग्रेटर ईडीपी और प्रीलोड भी ज्यादा मिलेगा। बात करते हैं वेनस रिटर्न की। यदि वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाए
तो हम बात करें यदि वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाए, राइट वेंट्रिकल्स में ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आए वेन से, जो कि हालांकि यहाँ पे आता है राइट एट्रियम से, और राइट एट्रियम से आता है वेन से, जो तीन तरह से सुपेरियर, इंफीरियर और कोरोनरी साइनस से ब्लड आते हैं, तीन तरह के वेन से। तो वेनस रिटर्न जब राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है यदि ज्यादा हो तो ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो होगा वेंट्रिकल्स में, और ईडीपी इंडायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड है तो डायस्टोल के बाद भी ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड बचेगा। कॉन्ट्रैक्टिविटी, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शंस, मसल में कॉन्ट्रैक्शंस। मसल में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। ये भी आपको स्ट्रोक्स वॉल्यूम को चेंज करता हुआ दिखेगा, ये फैक्टर्स है। तो हम बात करते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट्स की, इसकी चर्चा अभी भी हुई है और आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में काफी लंबे समय तक पढ़ना होगा आइनोट्रोपिक एजेंट्स को। आइनोट्रोपिक एजेंट्स मतलब जो मसल में कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है उसे हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स कहते हैं, और जो मसल में कॉन्ट्रैक्शंस को डिक्रीज करता है उसे हम निगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स कहते हैं। यदि हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की आइनोट्रोपिक एजेंट्स की, तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स क्या करता है, कैल्शियम का इनफ्लो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के वक्त में बढ़ा देता है। ज्यादा कैल्शियम होगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, जैसा कि हमने देखा था एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में कि एक्टिन में कैल्शियम जाकर बाइंड करता है, और स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के अनुसार कि कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम यदि इंक्रीज होगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स के नाम बताए गए हैं, जैसे डिजिटालिस, डिजिटालिस पर्पुरिया से मिलने वाला प्लांट्स, डाइगॉक्सिन, ये डिजिटालिस प्लांट से मिलता है, डिजिटालिस यहाँ प्लांट्स हमने नाम लिखा है जिससे बहुत सारे ड्रग्स मिलेंगे, डाइगॉक्सिन मिलता है, डिजिटॉक्सिन मिलता है, एपिनेफ्रिन ये और नॉन एपिनेफ्रिन ये दो तरह के हार्मोन्स, ये भी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से किसी तरह का स्टिमुलेशन होता है, वो भी मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स की बात करेंगे जो कैल्शियम के इनफ्लो को या तो डिक्रीज करे या पोटेशियम के फ्लो को इंटरस्टिशियल फ्लो में बढ़ा दे। ये दो कारण, क्योंकि पोटेशियम जो है बाहर की तरफ निकलता है, कैल्शियम अंदर की तरफ आता है, तो कैल्शियम का इनफ्लो कम करे या पोटेशियम का आउटफ्लो बढ़ा देता है, ये निगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स का काम होता है। कोई भी एक करे या दोनों करे। तो हम देखते हैं इनहिबिशन करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में या एनॉक्सिया के कारण, एसिडोसिस कंडीशन के कारण, कुछ एनेस्थीसिया जैसे हेलोथेन एनेस्थीसिया है जिस कारण से भी नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स देते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कैल्शियम चैनल को मुख्य रूप से ब्लॉक करता है इनफ्लो को, उस कारण से भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो अफेक्ट होते हुए देखी जाएगी। बात करते हैं अब आफ्टर लोड की। हमने देखा था कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए 80 mm से ज्यादा होगा तो एरोटा में, और 20 mm से ज्यादा होगा तो पल्मोनरी ट्रंक्स में। एरोटा में ब्लड कहाँ जाता है, ये जाता है मुख्य रूप से पीछे की तरफ। देखते हैं थोड़ा सा फिर कि हम देखेंगे यदि इसका प्रेशर 80 mm से ज्यादा होगा, क्योंकि एरोटा का प्रेशर होता है 80 mm, आर्टेरियल प्रेशर है 80 mm का, तो इससे ज्यादा होना चाहिए तभी ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा की में प्रवेश करेगा, जाएगा। राइट वेंट्रिकल्स का प्रेशर 20 mmHg होना चाहिए, तभी ये राइट वेंट्रिकल से ये प्रेशर जो है पल्मोनरी ट्रंक्स में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक्स में प्रेशर होता है 20 mmHg का, तो ये इंक्रीज कब होगा, जब ये प्रेशर एक्सीड करेगा 20 mmHg का। और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेशर यदि 80 mm का इंक्रीज करे, क्योंकि एरोटा में प्रेशर 80 mm होता है और पल्मोनरी ट्रंक्स में प्रेशर होता है लगभग 20 mmHg का, तो हमें उस प्रेशर से एग्जिट करना है। तो राइट साइड का 20 mmHg से एग्जिट होगा और लेफ्ट साइड का 80 mmHg से एग्जिट होगा, तो वो ब्लड जो है फ्लो करेगा आगे की तरफ। तो यहाँ पर सेमिलुनर वाल्व को ओपन करने के लिए प्रेशर को ओवरकम होना पड़ेगा। एरोटा में जाने के लिए राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से 80 mmHg से ज्यादा होना चाहिए तब वो एरोटा में जाएगा, और लेफ्ट के बाद अब राइट वेंट्रिकल्स की बात की जाए तो राइट वेंट्रिकल्स में प्रेशर पल्मोनरी ट्रंक से जो कि 20 mmHg इससे ज्यादा होना चाहिए तब सेमिलुनर वाल्व ओपन होता है। सेमिलुनर वाल्व भी हमने देखा था
कि यहाँ पे दो तरह के सेमिनुलर वाल्व्स होते हैं, एक एरोटिक वाल्व्स, एक होता है पल्मोनरी वाल्व्स। ये दो तरह के सेमिनुलर वाल्व्स है रिस्पेक्टिवली। तो आफ्टर इंक्रीज होगा आफ्टर लोड में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड रिमेन करेगा वेंट्रिकल्स में, ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में ही रह जाएगा। तो कुछ कंडीशन है जिसमें आफ्टर लोड इंक्रीज होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन का कंडीशन जिसमें आफ्टर लोड आपको इंक्रीज हो जाता है, ब्लड बाहर नहीं निकल पा, ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ब्लड। तो आफ्टर लोड कम होगा तो वेंट्रिकल से ब्लड ज्यादा निकलेगा, आफ्टर लोड ज्यादा हो जाएगा वेंट्रिकल से ब्लड कम निकलेगा। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में आफ्टर लोड ज्यादा होता है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशंस में जब आर्टरी नेरोइंग हो जाता है, आर्टरी नेरो हो जाता है, संक्रमित हो छोटा हो जाता है, उस वक्त भी आफ्टर लोड इंक्रीज रहता है। बात करते हैं अब CHF की। CHF जिसे कहा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कंजेशन का मतलब होता है जमाव। इसे आप समझ सकते हैं कि सड़क के किनारे यदि कोई नाली बह रही है और नाली में कहीं पे जमाव हो गया है, तो पानी जो नाली से बहता है वो भी, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और वो पानी सड़क पर आ जाएगा। तो कहते हैं कंजेशन या जमाव या कंजेस्टिव ऑफ हार्ट फेलियर, जिसे सिंपली में कहते हैं हार्ट अटैक्स भी कहते हैं सिंपली तौर पे। तो CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये क्या होता है? ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन है जब हार्ट को पंपिंग करने की कैपेसिटी जो है वो फेल हो जाती है, कम हो जाती है, हार्ट अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाता। इसके कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण CHF, या कंजेनाइटल डिफेक्ट के कारण ब्लड प्रेशर यदि हाई होता है लॉन्ग टर्म से, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस जिसमें हमने देखा है कि कोई डेड टिश्यू होता है प्रीवियस हार्ट अटैक के कारण, या वल्व्स में कोई डिसऑर्डर होता है, उस कारण से भी CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखा जाता है। तो लेस इफिकेसी यदि पंप होगा तो मोर ब्लड वेंट्रिकल्स में ही रह जाएगा, तो प्रीलोड या EVD इंडायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्रैंकलिन स्टार्लिन लॉ के अनुसार हार्ट को फिर से मेंटेन करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है तो ज्यादा उसे कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता मिलेगी, हार्ट ओवर स्ट्रेच हो जाएगा और इस कारण से हार्ट के मसल्स थक जाएंगे और वो लेस फोर्सफुली जो है कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे सबसे है कि ओवर स्ट्रेच होने के कारण हार्ट के मसल्स में थकान पैदा होगी और वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ओवर स्ट्रेच नहीं करना है हमें, ओवर स्ट्रेच करने से प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे हम बात करेंगे किसी धनुष में कोई धागे का बना हो, ओवर स्ट्रेच करेंगे तो क्या होंगे, धागे टूट जाएंगे, धागे पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो धागे यदि टूट जाता है तो वो फिर तीर छूट नहीं पाएगा। तो ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना हार्ट को, हार्ट के मसल्स भी अफेक्टेड होंगे। तो हम कहेंगे कि यदि कोई हार्ट में एक साइड में फेल्योर हुआ है तो दूसरे साइड में भी फेल्योर हो जाएगा, जिस कारण से पल्मोनरी एडिमा और पेरिफेरल एडिमा होता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। सपोज करो ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रीच हो रहा है ब्लड में और यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन यदि कंजेस्शन हार्ट फेल्योर में क्या होता है उसे समझेंगे, कहाँ जमाव हो रहा है और पल्मोनरी एडिमा कैसे हो रहा है। इसे समझते हैं कि सपोज करो कि एरोटा का हम कंसिडरेशन करते हैं कि एरोटा में नेरोइंग हो गया, ये थोड़ा सा संक्रमित हो गया, तो ब्लड का फ्लो जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया गया कि ब्लड अच्छे अमाउंट में जा रहा है, यहाँ पे हमने एरो जो दिया है वो थोड़ा मोटा दिखाया है, इसका मतलब है कि ब्लड ज्यादा अमाउंट में नॉर्मल कंडीशन से बाहर जाता है। यहाँ हमने जो दिया है एरो वो काफी पतला दिखाया है, इसका मतलब है ब्लड बाहर अच्छे तरीके से नहीं जा पा रहा है। तो हम सपोज करेंगे कि मान लो यहाँ पे नेरोइंग हो गया है, थोड़ा सा नेरो कंडीशन हो गया है, संक्रमित छोटा हो गया है ये रास्ता, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड जो है पीछे की तरफ आएगा, ये वेंट्रिकल्स में आएगा। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल्स में डायलेशन होगा, ये फूलेगा। वेंट्रिकल्स में ब्लड कहाँ से आता है, एट्रियम से, एट्रिया से। तो एट्रिया से ब्लड जो आ रहा है, एट्रिया में ब्लड कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ से आता है, ये आता है लंग्स से। लंग्स में जो आपने एल्वियोली पढ़ा होगा तो एल्वियोली से आता है, तो वहां पे ब्लड का कंजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड का कंजेशन हो रहा है, इस कारण से वेंट्रिकल डायलेट हो रहा है, तो आगे की तरफ ब्लड जा नहीं पा रहा है, तो ब्लड ये बैक फ्लो होगा, यहाँ भी कंजेशन होगा, जमाव होगा, पानी का जमाव जिसे ब्लड का जमाव कहें। तो यहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड होगा लंग्स के चारों तरफ, सांस लेने में दिक्कत होगा,
क्योंकि सांस अच्छे तरीके से फूल नहीं पाएगा, लंग्स जो है वो अच्छे तरीके से फूल नहीं पा रहा है, इसका स्पेस थोड़ा सा पानी ने ले लिया है, तो लंग्स फूलने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये पल्मोनरी एडिमा होगा। अब ये लंग्स में कहाँ से ब्लड आता है? राइट साइड के वेंट्रिकल से आता है। राइट साइड के वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ से आता है? वो राइट साइड के एट्रियम से आता है। और राइट साइड के एट्रियम से ब्लड कहाँ से आता है? वो आता था वेन से, सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से, 3 तरह के वेन से आता है। तो ये वेन से आता है ब्लड, तो ब्लड जो है इसका बैक फ्लो होगा, और बैक फ्लो होने के कारण देखोगे यहाँ पे पैरों में भी आपको स्वेलिंग होगा, एडिमा होगा, आपके फिट्स में, आपके लेग्स में भी एडिमा होगा। इसे हमने कहा है पेरिफेरल एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा और पेरिफेरल एडिमा, ये चीजें, 2 चीजें हम समझ ली हैं कि 2 चीजें होती है। पहला है पल्मोनरी एडिमा और दूसरा था पेरिफेरल एडिमा, जो पेरिफेरली होते हैं, फिट्स और लेग्स में ज्यादातर देखे जाते हैं। राइट साइड में और लेफ्ट साइड के दोनों लेग्स में देखे जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। सिंपली ये हार्ट फेलियर के कारण देखा जाता है। तो हार्ट फेलियर में हमने देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं जब ब्लड आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है, और ब्लड यहाँ पे कंजेशन होगा, जमा होगा, पानी का मतलब ब्लड का जमा होगा, डायलेट करेगा वेंट्रिकल्स यहाँ से, फिर लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर जमा होगा ये लंग्स में, क्योंकि लंग्स से ब्लड आता है। लंग्स में ब्लड कहाँ से आता है? राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड कहाँ से आता है? राइट एट्रियम में। तो एक साइड में यदि फेलियर हो जाए, मान लो कि लेफ्ट साइड का हार्ट अच्छे तरीके से काम ना करे, वेंट्रिकल्स काम ना करे, तो उस कारण से राइट साइड के वेंट्रिकल्स में भी दबाव बनेगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड आता है लंग्स में, लंग्स से ये बैक फ्लो होगा ब्लड, राइट साइड के वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा जितने अमाउंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे की तरफ कहीं ना कहीं रास्ता जो है थोड़ा सा संक्रमित हो गया, ब्लड अच्छे तरीके से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ये दबाव होता है, इस कारण से ओवर स्ट्रेचिंग होता है हार्ट, और ओवर स्ट्रेचिंग होने के कारण मसल्स जो हैं वो थोड़े से कमजोर होंगे, कॉन्ट्रैक्शन, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन ये नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो फिर हमने देखा कि यहाँ से ब्लड फिर वापस लंग्स में या लेग्स में या फिर फिट्स में होता है। तो ये पल्मोनरी एडिमा के साथ साथ पेरिफेरल एडिमा भी होगा, ये हमने देखा। यहाँ पे CHF हमने पढ़ा। आगे का लेक्चर पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा विश्राम।